हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्वसन से संबंधित चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों, श्वसन क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 5.4 एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। चित्र 5.7 नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। चित्र जैसे 5.7 में नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें क्या दर्शाता है। ठीक मित्रों, क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इधर सांस व्यक्ति ले रहा है, दूधिया रंग हो जाता है। जब दूधिया रंग हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। क्या मिल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो यहाँ पर पिचकारी मारा गया है, रबड़ नलिका है, चूने का पानी है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब इसमें सांस लिया जा रहा है तो यहाँ पर कलर दूधिया कलर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। और यहाँ पर पढ़ लेंगे, चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित हो रही है। चूने के पानी में पिचकारी सिरिंज द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि जब हम चूने के पानी में फूंक मारते हैं तब चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है मेरे मित्रों? क्योंकि जब चूने के पानी हम फूंक मारते हैं तो उसमें जो पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर गैस का पता जब भी लगाना हो तो आप पानी में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को घोलेंगे तो उसका कलर दूधिया कलर हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा मेरे मित्रों? दूधिया कलर हो जाएगा। उस पानी का कलर हो जाएगा दूधिया रंग का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्रों कि पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण है पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा करते हैं। अब यहाँ से जो हाईलाइट की गई लाइनें, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होते। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पाइरूट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जा सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यह प्रक्रम तीन कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन करता है। अब दोस्तों यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे मित्रों? कह रहा है कि उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, अभाव में कमी, पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन अणु 6H12O6। तो यहाँ पर टोटल कितने हुए? 12 6 18, 18 6 2 4 24, यानी कि टोटल यहाँ पे अणुभार की बात करें तो 38। तो कोशिका द्रव हो गया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ये पूरा सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया एक तरफ से हो रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मित्र? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।